हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय कोलकाता में मौजूद हैं और कोलकाता का जो राजनीतिक मिजाज है वही भांपने का आज प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंचे, यहाँ पर लाखों लोगों को संबोधित किया है जो अलग अलग हिस्सों से आए थे, यहाँ पर अलग अलग एरिया। हाँ, हमारे मोदी के अलग अलग मोदी, हाँ मोदी जी, मोदी के मोदी आशु। तो यहाँ पर ये उत्साह देखिए सबका, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन और उसके साथ यहाँ पर इन तमाम कार्यकर्ताओं का की एक हुंकार जो आने वाले चुनावों के लिए अपनी ताकत का ऐलान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल अपना राजनीतिक भविष्य चुनने चला है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से उसमें अपनी भागीदारी मांगी है। आजादी के इन 75 वर्षों में बंगाल ने जो खोया है, बंगाल से जो छीना गया है, वो मुझसे ज्यादा आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। आज हम इस संकल्प के साथ भी आपके सामने आए हैं कि जो भी बंगाल से छीना गया है, भाइयों बहनों मेरे शब्द लिख रखिए, जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो बंगाल एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल की नियति समय पथ पर थोड़ा और आगे बढ़ चली। ममता बनर्जी ने उस रास्ते में पश्चिम बंगाल से फिर समर्थन मांगा। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেট ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবে। বাংলা দেখা राजनीतिक मंच पल पल बदलती रौनकों, पल पल जताई जाती निष्ठाओं, पल पल बदलते सितारों की चकाचौंध से गुलजार। अब वो वक्त है जिसमें प्यादा कोई नहीं, हर कोई बस वजीर है, जिसकी एक चाल से शह और मात की बाजी चली जा सकती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कुछ दिन पहले दीदी ने कहा था खेला हुए। যে কুচ্ছিত সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ একটা পলিটিক্যাল পার্টি, ভয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। মনে রাখবেন, শুধু আমাকে ভয় পায়, আমাকে চমকায়, তাই চেষ্টা করছে আমাকে ধমকানোর। কিচ্ছু হবে না, লড়ে দেখো, লড়াই থেকে যেতে এসো, খেলা হবে, খেলে দেখো কজনকে গ্রেফতার করবে, জেল ফুটো হয়ে বেরিয়ে আসবে। ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली हो चुकी है और विधिवत रूप से खेला खुल गया। दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है, तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? 2 मई को चुनाव परिणाम के साथ ही पश्चिम बंगाल का निर्णय दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन ये तय है कि चुनाव प्रचार में सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं होगा, चुनावी रणनीतियों में सिर्फ चुनावी रणनीतियां नहीं होंगी, बहुत कुछ खेला होवे। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में अंतिम दिन की अंतिम रैली तक खेला होवे। कुछ दिन पहले जब आपने
स्कूटी संभाली। तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये कहता है कि जहां भी वो रैली करते हैं वहां पर चुनावी जीत उनकी पार्टी को मिलती है। सीधे तौर पर अगर कोलकाता के परेड ब्रिगेड ग्राउंड को चुना जाता है तो वो अपने आप में बहुत बड़े संकेत देता है। प्रधानमंत्री के अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड को भी दिखाते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि बंगाल में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खास जोर लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की। ये भीड़ 2021 के महासमर में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जुटी। नरेंद्र मोदी स्वागतम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोकसभा में टीएमसी हाफ, लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ऐसी भीड़ को इसी मैदान से 2019 में भी देख चुके हैं, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपना चुनावी रथ हाँका था। तुम मुझे खून दो। और पहली बार तब इस मैदान में ऐसी भीड़ के अभिवादन को स्वीकार करने और वोट मांगने आए थे जब 2014 में अपने पहले लोकसभा चुनाव में बंगाल से समर्थन मांगा था। मोदी जी स्वागतम। ये मैदान बहुत बड़ा है और यहाँ जुटने वाली भीड़ वो थर्मामीटर है जो सियासत में सबके ताप को मापती है। लेकिन राजनीतिक आकलन में वो धोखा खा सकता है जो सिर्फ भीड़ के आधार पर वोटों की गिनती शुरू कर दे। यहाँ भीड़ और वोटों में अक्सर संतुलन नहीं रहता। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले महागठबंधन ने इसी मैदान पर बड़ी भीड़ जुटाई थी, लेकिन भीड़ ने वोटों के लिए चुप्पेचाप कमल छाप को भी खूब दिल में उतारा। चुपचाप, 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 चुपचाप। बुत से आप बोलेंगे टीएमसी साफ। बुत से भीड़ अब से कुछ दिनों पहले लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ के गठबंधन की रैली के दिन भी अच्छी खासी जुटी थी। लेकिन क्या ये भीड़ लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ के पक्ष में वोट भी जुटा पाएगी? ये बड़ा सवाल परिणाम आने तक बना रहेगा। ये जो जन जागरण आप हर जगह में देख रहे हैं उसका एक कारण है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये लेफ्ट वाले की जो अभी रैली था उसमें भी बहुत भीड़ हुई थी, लेकिन क्या वो भीड़ बैलेट बॉक्स तक पहुंचेगी? वो नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई होगी कि तृणमूल कांग्रेस या ये इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम दिया है अब्बास भाई। कोलकाता के इस आयोजन के समानांतर सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी का रोड शो भी चल रहा था। भीड़ वहाँ भी अच्छी जमी थी। ममता बनर्जी ने वहाँ से हुंकार भरी। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया,
प्रधानमंत्री मोदी की 2014 से लेकर 2019 तक की जीत के रिकॉर्ड को समझने की कोशिश की जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति भी शायद न हो कि उनकी रैलियों में आई भीड़ अक्सर वोटों में बदलती है। ऐसे भी खेला हो बे कहा जाता है यहाँ पे। बिल्कुल खेला होगा। हाँ? आने वाला किसके साथ होगा खेला? दीदी बोला है जो खेला परिवर्तन का खेला होगा। मगर मोदी जी दिखा दिया खेला किसको बोलता है। हाँ। खेला तो ऑलरेडी हम लोग का चालू हो गया। इसी मैदान से 1972 में बांग्लादेश मुक्ति के बाद इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने संयुक्त रैली करते हुए जय भारत जय बांग्ला का नारा दिया था। 1977 में इसी मैदान से आपातकाल के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद का नारा बुलंद हुआ। पश्चिम बंगाल की सत्ता में वामपंथी आए। 25 नवंबर 1992 को इस मैदान की रैली से ममता बनर्जी के नाम का सूरज पश्चिम बंगाल की राजनीति में उदय हुआ था। जोड़े हाथ ताली दिए एक बार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी की रैली पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के औपचारिक रूप से समापन और युद्ध के लिए अंतिम उद्घोष का संदेश भी लाई। मैदान में जुटी भीड़ शायद गैर बीजेपी दलों के लिए कोई संकेत भी हो, लेकिन जब तक नतीजे नहीं तब तक हर संकेत बेमानी होता है, ये सियासत खूब जानती है। बीजेपी का बहुत पुराना सपना रहा है पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम का आह्वान जरूर किया जा रहा है, लेकिन इतना भी मालूम है कि अभी तक जितनी भी सीटें रही हैं, अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ उन आंकड़ों को देखे तो शायद एक गलत भविष्यवाणी कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी 3 से 200 पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है, उसके लिए पूरी ताकत को झोंका जा रहा है। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज के दौर की राजनीति को देखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बीते 7 सालों में जिस तरह बीजेपी का विस्तार हुआ वो उनकी राजनीतिक भविष्यवाणियों को कुछ हद तक सच करता दिखता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की टीस बीजेपी के लिए अभी तक टीस ही रही है। इन चुनावों में नरेंद्र मोदी का सियासी स्टारडम बीजेपी के लिए टीस पर रखे मरहम सरीखा अनुभूति करा रहा है। पश्चिम बंगाल को जगाई मथाई और सिंडिकेट राज से मुक्त करने में हम पूरी तरह बंगाल की जनता के साथ हैं। बंगाल में बीजेपी का आत्मविश्वास मोदी नाम के साथ 7वें आसमान से ऊपर जाने लगता है तो उसके कुछ कारण भी हैं। वंदे 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 2019 में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 17 रैलियां की थी और बीजेपी ने रिकॉर्ड 18 सीटों पर विजय हासिल की थी। 2019 लोकसभा में प्रधानमंत्री ने देश भर में 142 रैलियां की, जिनमें बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 77% रहा। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा 23 रैलियां की थी, जिनमें 118 सीटें कवर हुई। इन सीटों में से 99 में बीजेपी को जीत हासिल हुई। यहां जीत का स्ट्राइक रेट करीब 84% रहा। नरेंद्र मोदी स्वागतम। मोदी मोदी मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अंतिम चरण के अंतिम दिन की अंतिम रैली तक चुनावी बाजी को पलटने की क्षमता रखते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 2017 में हुआ गुजरात विधानसभा चुनाव और 2020 में हुए बिहार चुनाव है। ये 2 चुनाव ऐसे थे जहां बाजी बीजेपी के हाथ से निकली हुई मान ली गई थी, लेकिन पीएम मोदी ने आखिरी दांव चलकर खेल अपने हक में कर दिया। भारत माता के जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है, बिहार में फिर एक बार
एनडीए सरकार बनने जा रही है। বাংলার প্রিয় ভাইও বোনেরো, দুর্গাপুরের পরিশ্রমী মানুষকে আমার নমস্কার। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में पश्चिम बंगाल में 10 रैलियां की थी, लेकिन इस बार वो संख्या 20 है। इसी से पता चलता है कि बीजेपी के लिए मिशन बंगाल कितना महत्वपूर्ण है। वैसे इन 20 रैलियों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने बांग्लादेश भी जाने वाले हैं और वहां वो मतुआ समाज के हरिचंद्र ठाकुर की समाधि पर जाएंगे। सोच के देखिए, पहचान और नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे पश्चिम बंगाल के लाखों मतुआ वोटर्स के मन तक क्या संदेश जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की आहट मिलते ही देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें ये संकेत मिल रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही इन लोगों का जो उत्साह है वो चरम पर पहुंचते जा रहा है। सिर्फ मोदी मोदी की गूंज यहाँ पर बंगाल के अलग अलग हिस्सों से होकर यहाँ पर आए हैं ये, और ये दावा करने के लिए कि अपने प्रधानमंत्री को जितनी बड़ी संख्या में सुनने के लिए आएंगे उतनी जोर शोर से बीजेपी की जीत होगी। ये तस्वीरें जो लगातार बढ़ती हुई भीड़ की है यहाँ पर इस जन सैलाब की है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों में सबसे बड़ा ऑक्सीजन है। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, मोदी 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 मोदी। पल आपका दिल जीतते रहेंगे अपने काम के द्वारा, सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी उसकी नीति, उसके निर्णयों में बंगाल के लोगों का हित ये सुप्रीम होगा। बंगाल के लोगों का हित ये सर्वोपरि होगा। यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, आशोल परिवर्तन का मंत्र उसकी प्रेरणा होगा, उसके परिश्रम का आधार होगा। ये वो अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का जो जनता के साथ उनका सीधा संवाद स्थापित करता है। उनके भाषण में बीजेपी के चुनावी एजेंडे से जुड़े सारे तीर थे। टीएमसी पर वो जितने तीखे वार कर सकते थे उन्होंने किए, लेकिन जो उनके स्टाइल की राजनीति के पेटेंट मुद्दे हैं वो ब्रिगेड ग्राउंड पर भी सुनाई दिए। वाले यहाँ के टी गार्डन में काम करने वाले ये हमारे भाई बहन तो मेरे विशेष दोस्त हैं, क्योंकि मेरा चाय से जरा अलग ही नाता है। चाय का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से जुड़ा है और राजनीति में उनकी कामयाबियों के साथ भी। पश्चिम बंगाल में जब उन्होंने चाय के साथ अपना रिश्ता दोहराया तो एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, चाय बागान में काम करने वाले लोगों के साथ आत्मीयता का रिश्ता। दूसरा, चाय उद्योग से जुड़ी तमाम इकाइयों के साथ वोटों का रिश्ता। बजट 2021 में 1000 करोड़ रुपए चाय बागान के विकास के लिए आवंटित किए थे। इस बार विकास के वादे के साथ सत्ता का रिश्ता भी जोड़ लिया। जिनके साथ पड़े होते हैं वो हमारे पक्के दोस्त होते हैं, जीवन भर के पक्के दोस्त होते हैं। मैं भी गरीबी में पला बड़ा और इसलिए उनका दुख दर्द क्या है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों न हो, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए अब तक जितनी योजनाएं लागू की हैं उनके साथ बंगाल का क्या कनेक्शन है वो तो समझाया ही, लेकिन यहाँ भी वो एक तीर से दो निशाने साध गए। पहला, बंगाल के विकास के लिए अपनी चिंता जता गए और दूसरा, पश्चिम बंगाल की अब तक की राजनीति में हाशिए पर रह जाने वाले गरीबों को उनकी भूमिका याद दिला दी।
भारतीय जनता पार्टी ने ये सबसे बड़ा मंच सजाया, सबसे बड़ा मंच न सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी ताकत कितनी है, बल्कि तृणमूल से छिटककर कितने नेता यहाँ पर आए हैं। और इस मंच पर शुभेंदु अधिकारी का रहना, उनका संबोधन, यहाँ की जनता का उसके जवाब में उत्साह, ये सारी चीजें इस बात को साबित करने के लिए भी रही कि नंदीग्राम में किस तरह की तस्वीर सामने आ सकती है। उसका एक छोटा सा नमूना यहाँ उस उत्साह के साथ पेश करने का प्रयास भी था। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में जब स्कूटी का जिक्र किया तो जनता ने खूब तालियां बजाई, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के इस हिस्से के कितने अर्थ निकलते हैं, इसके लिए 2 मई का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, नंदीग्राम में बीजेपी के दुलारे बन चुके शुभेंदु अधिकारी के तेवर कुछ संकेत जरूर करते हैं। नंदीग्रामे ममता बंदोपाध्याय के हाराबो, আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। शुभेंदु की चुनौती नंदीग्राम में दीदी के लिए आसान नहीं, वो कहीं और से चुनाव नहीं लड़ रही, लिहाजा जैसे जैसे शुभेंदु के तेवर आक्रामक होते जाएंगे, दीदी के लिए नंदीग्राम में चुनौती बढ़ती जाएगी। ऐसे में पूरे बंगाल में किए जाने वाला उनका संभावित प्रचार मजबूरी में नंदीग्राम के इर्द गिर्द सिमटेगा। दीदी का पास तो 62,000 का ऊपर डिपेंड करते हुए खड़ा होने का बात बोला, मेरा पास तो 2,13,000 है जो जय श्री राम बोलता है। उन्होंने उस रैली में बोला नंदीग्राम में जय श्री राम नहीं चलेगा, उसका प्रेसिडेंट वो जो इस तरह का नारा देते हैं उसका नंदीग्राम का लोग जब चुनाव आएगा मुंह तोड़ जवाब वोट का मशीन में देगा। यानी तय है कि नंदीग्राम में होगा सबसे बड़ा खेला, यानी तय है कि नंदीग्राम बनेगा बंगाल का कुरुक्षेत्र, तय है कि दीदी के खिलाफ शुभेंदु है मोदी के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक। उनका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है ना, उनकी बहादुरी दिखा रहा है कि उन्होंने सिर्फ एक सीट को चुना है। देखिए, भवानीपुर से उनको लड़ना ही नहीं था। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि दीदी अगर भवानीपुर से लड़ेंगे तो वो हारेंगे, और हारेंगी ये डर के वजह से ही उन्होंने वो कैलकुलेटेड वो किया नंदीग्राम में। एक तरफ से ऐसा लगता है जैसे उन्होंने चैलेंज दिखा दिया, बहादुरी दिखाई, जो अभी चल रही है बात, लेकिन वो उन्होंने सेफ सीट चुना है क्योंकि अपरेंटली उनका जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स या उनका जो वोट बैंक वो समझते हैं, माइनॉरिटी वोटर्स बंगाल का जो एवरेज है उससे कम से कम 6-7 गुना ज्यादा है नंदीग्राम में, और नंदीग्राम के भूमि पुत्र है शुभेंदु अधिकारी। ऐसी बात नहीं है कि हर जगह में भूमि पुत्र ही लड़ाई लड़ते हैं, मैं भी आसनसोल का भूमि पुत्र नहीं हूं, लेकिन दीदी भवानीपुर के हैं, इतने साल तक भवानीपुर के उनको सपोर्ट किया है। भवानीपुर में अगर उनको लगता है कि वो हार जाएंगी या हार गई है 2019 में, ये अपने आप में ये दर्शाती है कि जो इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके बांग्ला में के चाय जो कर रही है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ये फार्सिकल है। सियासत के मैच में नंदीग्राम दीदी के लिए सबसे लकी पिच रही है, लेकिन तब जब शुभेंदु अधिकारी उस पिच के क्यूरेटर थे। 2011 में इसी नंदीग्राम से ममता ने लेफ्ट के 34 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका था। तब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम आंदोलन के शिल्पकार थे। ममता के सामने उस पिच पर खुद शुभेंदु अधिकारी। हाँ, चैलेंज तो दीदी वहाँ पे किराए में घर खोल रहा है 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। वो आउटसाइडर है, सी इज आउटसाइडर, शुभेंदु इज इनसाइडर। चुनाव आते आते पोलिंग एजेंट भी टीएमसी को नहीं मिले। शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का गढ़ है नंदीग्राम। शुभेंदु अधिकारी ने पदयात्रा निकालकर ममता की चुनौती को स्वीकार किया। नंदीग्राम आंदोलन के 2 नायक क्रांति की जमीन पर अब आमने सामने हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को 1,34,623 वोट मिले और सीपीएम के अब्दुल कबीर शेख को 53,393। इस तरह शुभेंदु अधिकारी ने 81,230 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी।
शुभेंदु का दावा है कि नंदीग्राम में वो ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। ঠিক আছে, খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष। नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर का सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि ये बंगाल की राजनीति में बदलाव का प्रतीक है। 2007 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग में 14 लोगों की मौत हुई थी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा इस सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,12,000 हिंदू और 70,000 मुसलमान मतदाता हैं। वोट शेयर के मामले में साल 2006 में यहां लेफ्ट का दबदबा था। पार्टी का वोट प्रतिशत 48.7 था। इसके बाद साल 2011 में यहां टीएमसी काफी मजबूत हुई। पार्टी की तरफ से फिरोजा बीबी चुनाव जीती। उस साल पार्टी का वोट प्रतिशत 45 से बढ़कर 50% तक पहुंचा। 2016 में अपनी बढ़त को मजबूत करते हुए पार्टी का वोट शेयर 67% पहुंचा। तब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के उम्मीदवार थे। चूंकि इस बार शुभेंदु की टक्कर दीदी से है, लिहाजा ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई। दीदी अगर नंदीग्राम के चक्रव्यूह में फंसती है तो उनके लिए बंगाल की दूसरी सीटें बड़ी चुनौती बन जाएंगी, क्योंकि 23 जिलों वाले बंगाल में पीएम मोदी की 20 रैलियों से निपटना ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होगा। আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন। चाकरी, चाकरी, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास, विकास, सुशासन, सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी, 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 बीजेपी। ममता और शुभेंदु की जंग बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सियासी शतरंज की बिसात पर बीजेपी का यह आजमाया हुआ फॉर्मूला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की गुना सीट पर बीजेपी ने तब के कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिपह सालार केपी यादव को उनके खिलाफ उतारा था। तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि ज्योतिरादित्य अपनी परंपरागत सीट हार जाएंगे। इसी तरह अमेठी में राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को उतारकर बीजेपी ने राहुल को न सिर्फ अमेठी के किले में बांध दिया था, बल्कि उन्हें केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे में मोदी का नंदीग्राम दांव अगर सटीक बैठता है तो ममता दीदी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। चुनाव समिति की बैठक में शुभेंदु खुद मौजूद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से नंदीग्राम मांगा था। भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी तलाश एक ऐसे चेहरे के लिए जिसे बांग्ला अस्मिता के साथ जोड़ा जा सके। ये बहुत सारे कयास लग रहे थे कि क्या सौरव गांगुली वो चेहरा हो सकते हैं या फिर मिथुन चक्रवर्ती वो चेहरा हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये तस्वीर स्पष्ट होती गई। आरएसएस नेताओं से लगातार मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती की, और बीती रात उनकी मुलाकात कैलाश विजयवर्गीय से बहुत सारे संकेत दे गई, लेकिन उसके बावजूद पुष्टिकरण सवेरे ही आया जब ये साफ किया गया कि मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। वो तस्वीरें भी अपने आप में अद्भुत थी। बोलो, इस आदमी को तुम रोक सकते हो या नहीं? मिथुन के सवाल का जवाब खुद डिस्को डांसर मिथुन है, और शायद इशारा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ कि उन्हें रोक पाना पश्चिम बंगाल में किसी के लिए आसान नहीं हो पाएगा। और मिथुन की भूमिका इसमें क्या रहेगी ये वो खुद संकेतों में बता चुके हैं। কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি कि आज আমি এই মঞ্চে যেখানে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন, আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট ডেমোক্রেসিজ biggest leader, our beloved Prime Minister Mr. Narendra Ji Modi ji यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है?
प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सारे सितारे आसन लगाकर बैठे थे, लेकिन जब पीएम के स्वागत का समय आया तो अंग वस्त्र पहनाने का दायित्व मिथुन को मिला। ये बात संकेतों की है और संकेत बता रहे हैं कि मिथुन की धुन पर पश्चिम बंगाल की राजनीति कितनी और कब कब नाचेगी। इसका ब्यौरा बीजेपी ने अपनी चुनावी डायरी में दर्ज कर लिया है। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। कभी लाल रंग की लाल राजनीति के समर्थक के तौर पर मिथुन दा की पहचान हुआ करती थी। तृणमूल के साथ वो राज्यसभा तक भी पहुंचे, लेकिन मोह भंग हो गया। अब वो भगवा रंग में दिखे हैं तो अंदाज भी बदला बदला सा है। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा गोखड़ो आमी। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी जात गोखड़ो एक छोबोले छोबी। बीजेपी के पास वैसे तो बंगाल में कई स्थानीय चेहरे हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो बांग्ला होने के साथ साथ देश भर में सर्वमान्य हो, ये तलाश आज मिथुन पर आकर पूरी हुई। मिथुन के भाषण में बांग्ला के साथ साथ हिंदी के शब्द थे। भाषा के मुद्दे पर विभाजन की लकीर खींचने वालों के लिए स्पष्ट है कि बांग्ला और हिंदी एक दूसरे के विरोधी नहीं है, रिश्तेदार। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। मिथुन सियासत में एक शून्य के बाद फिर से लौटे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका अभिवादन किया। मतलब साफ है कि टीएमसी के किले पर जब प्रहार का समय आएगा तो मिथुन की भूमिका उसमें सेनापति से कम की नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में अब तक अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच का ये मुकाबला नजर आ रहा था। हालांकि ममता बनर्जी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री पर निशाना साधने से नहीं भूलती थी। आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री का ये संबोधन हुआ है, सीधे तौर पर अब बंगाल की सियासत और बंगाल के चुनावों की दिशा स्पष्ट हो चुकी है। इसलिए इस बार आप सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, लेकिन बंगाल को बनाने के लिए, बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये बात सिर्फ चुनावी एजेंडे की कोई एक लाइन नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के पूरे इतिहास का वो शपथ पत्र है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक के बीजेपी नेताओं ने अपना संकल्प मानकर निभाया है। दशकों बाद उस संकल्प की कमल खिलने की उम्मीद बीजेपी में मजबूत हुई है। अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए अब तक अविजित गढ़ रहा है और विरोधी चुनौतियों के सबसे कठोर स्वर भी यहीं से सुनाई देते हैं। अगर कांग्रेस, वामपंथ और तृणमूल के गढ़ पर भगवा फहराता है तो इसके संदेश पूरे देश की राजनीति के लिए क्या है, वो साफ सुनाई पड़ने लगेगा। बीजेपी का मिशन बंगाल सिर्फ राजनीतिक हसरत नहीं, बल्कि उसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए जरूरी है। बंकिम बाबू, गुरुदेव टैगोर, स्वामी विवेकानंद, नेताजी जैसे महान सपूत जिन्होंने पूरे भारत को दिशा दिखाई, उन्हें टीएमसी की बाहरी सोच से कितना दुख होता होगा। विश्वास बंगाल के पुनर्निर्माण का, विश्वास बंगाल की संस्कृति और यहां की परंपराओं की रक्षा का मैं विश्वास दिलाने आया हूं।
एक सवाल अक्सर उठता है कि पश्चिम बंगाल में लेखक कलाकारों को जनता इतनी जल्दी स्वीकार क्यों कर लेती है। तो इसका जवाब ये है कि आजादी से पहले पश्चिम बंगाल का इतिहास एक राष्ट्र के लिए नव जागरण का प्रणेता था। बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तब तक अधूरा है जब तक पश्चिम बंगाल वो जीत नहीं लेती। भारत माता के इस जयकारे की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। आशोल परिवर्तन। अगर राजनीतिक तौर से भी देखा जाए तो बीजेपी पूर्वी भारत के सबसे बड़े किले को जीतकर अपने भविष्य की राजनीति का विस्तार करना चाहती है। दीदी को हरा पाना बीजेपी के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन चुनाव है तो पूरी ताकत झोंकना भी एक रणनीति ही होता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने परेड ग्राउंड से आर पार की जंग का बिगुल भी बजा दिया है। 8 दौर का चुनाव है, न जाने किस दौर तक पहुंचने में क्या से क्या चुनावों की दिशा होती जाए, लेकिन जिस टोन के जरिए ब्रिगेड मैदान पर इस जंग को छेड़ा गया है, बिगुल बजाया गया है, वो आने वाले चुनावों के लिए बड़े संकेत देता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।